आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 23 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे यमन के हौथीज ने इजराइल अमेरिका को दी सीक्रेट हथियार लॉन्च करने की वार्निंग। IRGC चीफ का दावा, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं दे सकती मात। चर्चा तेज, ईरान कर सकता है इजराइल पर बड़ा हमला। इजरायली पीएम नेतन्याहू की मोसाद चीफ से तकरार। IDF को भी ईरानी हमले को लेकर नतीजा भुगतने की दी वार्निंग। मस्जिद अल अक्सा में घुसे दर्जनों सेटलर्स। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, वेस्ट बैंक पर परमानेंट कब्जे की हो गई शुरुआत। तख्त छिनते ही सीरिया के साबिक सदर से छिन रही फैमिली। बशर अल असद की बीवी ने दायर किया तलाक का केस और यूक्रेन ने फिर किया रूस को हैरान। वार्निंग के बावजूद दाग दी लॉन्ग रेंज मिसाइलें। तो ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें हमेशा की तरह इससे कहीं ज्यादा होंगी और गजा की खबरें बहुत होंगी। यमन के हौथीज ने कहा है कि इजराइल हमसे मुकाबला करने में नाकाम है। इजराइल हमसे मुकाबला नहीं कर सकता और हम अपने दुश्मन को, इजराइल को यह बता देना चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे दोस्त अभी तक बचे हुए हो, क्योंकि हमने अभी तक ये फैसला कर रखा था कि हम अपना एक हथियार जो हमने छुपा रखा है वो नहीं चलाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से ये सब कुछ बढ़ रहा है, हम पर हमले बढ़ रहे हैं, हमें वो हथियार चलाना पड़ेगा। और यमन के हौथीज ने यह भी कहा है कि हम अपने अमेरिका के बैटलशिप्स और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लाल सागर में डुबो देंगे और इसकी कुव्वत हम रखते हैं। Ansarullah says Israeli terrorist incapable of confronting Yemen warns of secret weapons. अंसारुल्लाह का यह बयान है कि इजरायली टेररिस्ट यानी इजरायली आतंकवादी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वो इजराइल को आतंकवादी कहते हैं, इजराइल उन्हें आतंकवादी कहता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। 23 दिसंबर की प्रेस टीवी की खबर है और लिखा गया है कि इजरायली रिजीम जो है वो पावरलेस है अपने एफर्ट्स में टू फेस अप द यमन एंटी इजराइल स्ट्राइक्स। कि हम जो स्ट्राइक्स इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर करते हैं, पावरलेस है, कमजोर है इजरायली रेजिम हमारे उन हमलों को रोक पाने में। या असल में बैलिस्टिक मिसाइल जो यमन ने दागी हैं, जिसे आयरन डोम वायरन डोम ये सब कोई रोक नहीं पाया ना इजराइल में, उसकी वजह से बयान दिया जा रहा है। और कहा है कि ये तो ट्रेलर था, अभी तो हमने बहुत कुछ बचा रखा है। और ये कहा है कि गजा में जब तक जेनोसाइड बंद नहीं होगा हमारे हमले जारी रहेंगे। ये बातें जो हैं बहुत से सीनियर लीडर्स ने ये दावे किए हैं और मिस्टर बुकाती हैं, उन्होंने ये बात कही है। डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद नासिर अल आतिफी के जो बयान है उनकी बात कही गई है। आतिफी ने जो कहा था वो यही कहा था कि हमारे पास एक बहुत सीक्रेट हथियार अभी तक है जिसे चलाने का हमने फैसला नहीं किया, अब चल सकता है। तो सीक्रेट हथियार क्या होगा? न्यूक्लियर बम तो हो नहीं सकता, मदर ऑफ ऑल बम भी नहीं हो सकता, अमेरिका के पास है। बंकर बस्टर बम, ड्रोन इनके पास हैं, ड्रोन बोट्स इनके पास हैं, एंटीशिप मिसाइल्स ऑलरेडी इनके पास हैं। तो क्या होगा भाई? बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके पास, हाइपरसोनिक। अब क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। आप में से बहुत से लोग अंदाजे लगा सकते हैं। IRGC अनबीटेबल, जनरल सलामी। और आज ये बयान 23 दिसंबर में उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि IRGC को हरा पाना नामुमकिन है। नो पावर इन द वर्ल्ड इज कैपेबल ऑफ डिफीटिंग द इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC, इट्स कमांडर सेड। जनरल हुसैन सलामी ने दावा किया, दुनिया की कोई ताकत IRGC को हरा नहीं सकती और अगर कोई हमें बर्बाद करने और हराने के ख्वाब देख रहा है तो हम उनसे कहेंगे हेलो, गुड मॉर्निंग, जाग जाओ, सुबह हो गई प्यारे। इन अ स्पीच ऑन बोर्ड ऑन ओशन गोइंग वॉरशिप, एक वॉरशिप आज शायद ईरानियन नेवी को मिलने वाला है, वहाँ पर इन्होंने ये सारे बयान दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि आयतुल्लाह खामनेई साहब के डायरेक्शन में, उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और दुश्मन अगर ये सोचता है कि वो हम पर फतह हासिल कर लेगा, ख़ास तौर से इजराइल तो वो इस ख्वाब से बाहर निकल आए। ये सारी बातें कही गई और कहा है कि हमारा जो वादा है कि हम बदला लेंगे वो तो लेंगे। असल में इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स मैं कहूँगा, कुछ एतबार करने लायक एक्स हैंडल्स हैं, उन्होंने ये लिखा है और अखबारों के हवाले से लिखा हो कि US इंटेलिजेंस है, US के पास इस बात का इनपुट है जिससे पता चल रहा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ एक बड़ा हमला अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है। ईरान का जो
ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 पेंडिंग है, अब वो उसे एग्जीक्यूट करना चाहता है ऑलरेडी, क्योंकि हिजबुल्लाह से सीज फायर हो गया, सीरिया में रिजीम चली गई बशर की, IRGC को भी वहाँ से निकलना पड़ा। तो ईरान इस हमले को और ज़्यादा टालना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सीनियर यूएस ऑफिशियल के हवाले से ये खबर है कि ईरान जो है एक बड़ा बदला ले सकता है, और अभी तो फिलहाल वो नाप तोल ये कर रहा है कि किस तरीके से इजराइल पर हमला किया जाए, कहाँ किया जाए, क्या उसका उजाड़ा जाए, और अगर बाद में रिटेलिएशन होता है तो फिर उससे कैसे निपटा जाए। अब बेंजामिन नेतन्याहू को देख लीजिए, इसी सिलसिले में खबर, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ पुख्ता सोर्सेस के हवाले से खबर है, ईरान के हमले को लेकर इजराइल में भी हलचल है। द जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन आपको बता देती है, नेतन्याहू लाइकली टू चूज IDF इंटेलिजेंस ओवर मोसाद ऑन हाउथीज, डिलेज डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन ईरान। नेतन्याहू ने कहा है, या नेतन्याहू IDF के इंटेलिजेंस को मोसाद के ऊपर तरजीह दे रहे हैं, यानी मोसाद को दरकिनार कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि उनके इंटेलिजेंस पर उन्हें दावा नहीं, या फिर वो जिस तरीके की डिमांड कर रहे हैं बानिया, वो उनके लिए मुश्किल है। नेतन्याहू इन्होंने कहा है कि इसमें बायलाइन देखिए, हेडलाइन के नीचे, अगर ईरान की कोई स्ट्राइक हो जाती है इजराइल पर, या ईरान कोई काउंटर स्ट्राइक कर देता है, इन दैट केस IDF को भी बख्शा नहीं जाएगा, वो हॉट सीट पर होगा, वो सजा का हकदार होगा। IDF को भी वार्निंग दी गई है। हुआ क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू विल लाइकली प्रेफर व्हाट अपीयर्स टू बी एन IDF इंटेलिजेंस रिकमेंडेशन। हाउथीज पर हमला करने के लिए ये IDF के इंटेलिजेंस को मानेंगे। अभी ईरान का जिक्र नहीं है हाउथीज के लिए। हाउथीज का जो बैलिस्टिक मिसाइल जो आकर लगी हैं, अब उसका जो है डायरेक्ट काउंटर अटैक करेगा इजराइल, वैसे कर दिया था लेकिन फिर करेगा, तो उसको लेकर ये IDF के इंटेलिजेंस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होंगे। मोसाद चीफ क्या चाह रहे हैं, डेविड बार्निया, कि डायरेक्ट अटैक अगेंस्ट ईरान। डेविड बार्निया का कहना है कि हमें ईरान पर हमला करना है। आप हाउथीज पर हमला करके उन्हें तबाह करके भी कुछ पाएंगे नहीं, आपको जड़ खत्म करनी होगी, और जड़ ईरान है। यानी मोसाद का चीफ चाह रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स डायरेक्ट अटैक करे ईरान पर। अब हेडलाइन में जो छुपा हुआ है वो ये, डिलेज डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन ईरान, यानी कि इसीलिए बाईपास कर रहे हैं नेतन्याहू डेविड बार्निया को, मोसाद के चीफ को, कि वो बंदा रट लगाए हुए है कि ईरान पर हमला करो, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम IDF के इंटेलिजेंस पर ज्यादा यकीन करेंगे, इसलिए डिले होगा ईरान पर हमला। ईरान पर हमला टालना चाह रहा है, और ये इस रिपोर्ट में लिखा है कि जब तक ट्रंप ऑफिस में नहीं आ जाते, यानी व्हाइट हाउस नहीं पहुंच जाते, शपथ नहीं ले लेते अमेरिका के सदर के तौर पर, तब तक नेतन्याहू ईरान पर हमला नहीं करना चाह रहे, क्योंकि फिर हमला करने के बाद इन्हें लगता है कि भयंकर सपोर्ट मिलेगा ट्रंप से। अब जरा जल्दी जल्दी खबरें करते हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने वीडियो शेयर किया है 23 दिसंबर को दोपहर में, और ये बताया है और ये तस्वीर दिखाई है कि दर्जनों के हिसाब से सेटलर्स ज्यूज अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड में घुस गए, जहां पर इन्हें घुसने की आने की इजाज़त नहीं है। ये दीवार के पार अपनी तरफ रह सकते हैं, लेकिन मुसलमानों की पाक मकाम जो हैं 3 में से एक अल-अक्सा मस्जिद कंपाउंड में ये नहीं घुस सकते। फिर भी इजरायली पुलिस की सरपरस्ती में ये घुसे और मुसलमानों के दिलों को इन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई, लेकिन मुसलमान फ़लस्तीन के कुछ कर नहीं सकते। या तो वो इजराइल उन्हें निशाने पर ले लेती है, या महमूद अब्बास की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। हाँ, वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रेजिस्टेंस मूवमेंट पर गोली चला सकती है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकती। यहाँ की जितनी सिक्योरिटी है वो बताते हैं कि जॉर्डन के पास है, कई ममालिक है, हालांकि वो जॉर्डन के पास है, लेकिन क्या वो करते हैं पता नहीं। हो सकता है मुझे कुछ दोस्त दुरुस्त कर दें, और दुरुस्त करने का भी एक तरीका होता है। बहुत से लोग कहते हैं ये मत कहा करो, मुझे लगता है मैं किसी के घर में हूँ। इजराइल रिजीम्स एनेक्सेशन ऑफ ऑक्युपाइड। अब देखिए, वेस्ट बैंक का ऑफिशियली लगभग जो है एनेक्सेशन यानी अधिग्रहण, यानी कि एक तरीके से कब्जा, सरकारी कानूनी कब्जा, गैर कानूनी कब्जे को कानूनी बनाना, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है।
और इरना में ये 23 दिसंबर की खबर है और ये रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स के हवाले से इरना ने लिखा है कि इजरायली हुकूमत ने वेस्ट बैंक को पूरी तरीके से अधिग्रहित करने का, कब्जाने का काम शुरू कर दिया है। वहां पर वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के घर तोड़े जा रहे हैं। मैंने कल देखा तो एक शख्स खुद अपना घर तोड़ रहा था। कहा गया कि तुमने इलीगल बनाया। सोचो, अपनी ज़मीन पर अगर इलीगल बना रहा है तो बाहर का मुल्क वाला कैसे कहेगा, और वो मुल्क भी वो जो उन्हीं की, इन लोगों की ज़मीन पर बसाया गया। वो बता रहे हैं कि तुम्हारा घर गलत है और वो घर बेचारे तोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने तोड़ा अपनी मशीनें लेकर, इजरायलियों ने, इनके निज़ाम ने, तो उसके ऊपर फाइन और पड़ेगा। तो वही कहानी है जो यहां आजकल देखने को मिलती है। लोग अपने घर खुद तोड़ रहे हैं। बच्चों को देखा मैंने दीवारें तोड़ने अपने घर की, जहां उन्होंने पेंटिंग्स लगा रखी थी। क्या दिल पर गुजरती होगी। इजरायली मीडिया ने कहा है कि कैप्टिव किल्ड इन गजा ड्यू टू इजरायली फेलियर्स। इजराइल की नाकामियों की वजह से जो होस्टेजेस थे, जो मारे गए हैं होस्टेजेस, वो गजा के अंदर जो हमास के कब्जे में थे, वो मारे इसलिए गए हैं क्योंकि इजराइल की नाकामियां उनकी मौत की वजह बनी हैं। इजराइल ने हासिल तो नहीं कर पाया, लेकिन इतने ज़्यादा हमले किए कि उनमें से बहुत से इजरायली हमलों में मारे गए, और इतना ज़्यादा लंबा च्युइंगम की तरह होस्टेज डील को खींच दिया कि फिर वो मरते गए। हमलों में मरे, जैसे बीमारियों से मरे या जैसे भी मरे, ये बताया गया। UNRWA जो स्पेशली यूएन की एजेंसी फ़लस्तीन के लिए काम करती है, उन्होंने बताया, उन्होंने जो कहा है वो सुनिएगा। उसके चीफ ने जो कहा है, ऑल वॉर्स हैव रूल्स। सभी जंगों में, सभी वॉर्स में कुछ कानून होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, और वो तमाम कायदे और कानून तोड़ दिए गए हैं। इजराइल ने उन्हें तोड़ दिया है। वो जंग की किसी नियम, कायदे, कानून को नहीं मानता। लोगों को तड़पा कर मारा जा रहा है। फिलिप लज़रानी जो कि हेड हैं यूएन की एजेंसी की जो फ़लस्तीन के लिए काम करती है, UNRWA, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे इजराइल की बमबारी लोगों की जान ले रही है। घेराबंदी से लोगों तक रोटी पानी नहीं पहुंच रहा। बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं और दुनिया खामोश है। इसी सिलसिले में प्रेस टीवी की एक हेडलाइन कहती है कि ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट है कि अक्टूबर से अब तक 12 ट्रक डिलीवर हुए हैं नॉर्थ गजा में एड के। 12 ट्रक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ख़त्म होने को 3 महीने में 12 ट्रक, 4 ट्रक पर मंथ पहुँचे हैं बस इजराइल ने जब से घेराबंदी की है नॉर्थ गजा की, अक्टूबर से। और ये बताया गया है कि 34 ट्रक्स की इजाज़त मिल गई थी, उसमें से भी 22 ट्रक ममनू कर दिए गए, 12 ट्रक भेजे गए। उन 22 ट्रक का क्या हुआ? नॉर्थ गजा में एड नहीं जा रही। और ये बताया गया है, फॉर 3 ऑफ दीज once the food and the water and being delivered to the school where people were sheltering, it was then cleared and shelled within hours। कुछ ट्रक जो भेजे गए, 3 ट्रक जो इन 12 में से भेजे गए, उनमें पानी था, खाना था, कुछ तंबू कनात थे लोगों के लिए। जैसे ही लोगों को बटे कि स्कूल में, फ़ौरन उसके बाद इजराइल ने बमबारी कर दी। ये सब हो रहा है। गजा के इस नॉर्थ वाले हिस्से में लाखों, बहुत लाखों लोग नहीं, लगभग अब 1-1.5-2 लाख लोग बचे हों या 1 से कम हो गए हों, लेकिन उनके लिए किसी भी तरह से 4 ट्रक 1 महीने पर काफ़ी नहीं है। सच मानिए तो उन्हें 4 ट्रक कम से कम रोज़ चाहिए। आप सोचिए वो क्या खा रहे होंगे। मैं रात परेशान हो गया, बताऊंगा क्यों। इजराइल ने कहा है, इजराइल का अखबार हारेट्स कहता है, इजराइल इज लूजिंग इट्स ह्यूमैनिटी इन गजा। ये एडिटोरियल है इजरायली अखबार का। मैं इसलिए भी पढ़ता हूं इन्हें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तीखी बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल अपनी इंसानियत को खो रहा है गजा में। इजराइल ने हैवानियत की हदें पार कर दी हैं, ये दुनिया भर के लोग कह रहे हैं। इजराइल ने अपनी इंसानियत खो दी है, ये तो डायरेक्ट लाइन है, बिना किसी एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क के। क्यों मैं परेशान हुआ रात? आए ऑन पैलेस्टाइन ने वीडियो शेयर किया, नहीं दिखा रहा मैं आपको। बमबारी हुई, एम्बुलेंस आई क्योंकि वहाँ पर
पहले जब बमबारी होती है तो बॉडीज को उठाने नहीं देती इजरायली फोर्स, गोलियां बरसाती है रेस्क्यू करने वालों को। इन कार से देखा तो 4-5 बिल्लियां एक फिलिस्तीनी की बॉडी को खा रही थी। वो इतनी भूखी थी कि फौरन बमबारी के बाद खाने आ गई। बिल्लियां तक भूखी गोश्त खा रही थी इंसानों का, कुत्ते भी खाते। ये आज 23 दिसंबर में वायरल है तस्वीर, जो मैं नहीं दिखा रहा, बस ब्लर कर दिया आपके लिए। आप सोचिए, बशर अल असद के लिए बुरे दिन हैं। उनकी हुकूमत गई, तख्ता पलट हुआ। अब उनकी बीवी ने उनसे तलाक का केस दायर कर दिया है। उनकी बीवी जो हैं वो यूके की सिटीज़न हैं। अब वो वापस लंदन या यूके के किसी और इलाके में लौट जाना चाहती हैं। उन्हें रशिया का मौसम और अपना मियाँ औसम दोनों रास नहीं आ रहे। अब बशर अल असद के पास राजसी ठाट बाट नहीं है, ना वो किसी मुल्क के प्रेसिडेंट हैं। असाइलम मिला हुआ है पूरी फैमिली को, और असाइलम में बशर की बीवी उनके साथ रहना नहीं चाहती किसी की रहमो करम पर। इसका खबर का एक पहलू ये भी हो सकता है कि वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए इंग्लैंड में शिफ्ट होना चाहती हैं। तलाक सिर्फ एक बहाना है। जब तक वो बशर से अलग नहीं होंगी, बशर के ऊपर जो भी खतरे मंडराएंगे उन पर भी मंडराएंगे। खैर सर, एक खबर और ये रूस की है कि यूक्रेन ने एक बार फिर से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दाग दी हैं डोनेट्स्क रीजन पर, और इससे रूस तमतमा गया है। हालांकि रूस का ये कहना है कि 6 की 6 मिसाइलें हमने इंटरसेप्ट कर ली, यानी अमेरिका की मिसाइल्स में इतना दम नहीं है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम को भेज पाए, या फिर रूस के ये दावे गलत हैं। क्या रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इतना टाइट है कि वो अमेरिकी मिसाइल्स को रोक पाए, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स को? पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।